नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हमारे जो प्रश्न होंगे वो होंगे शुष्क धुलाई, ड्राई क्लीनिंग के। मतलब टॉपिक हमारा शुष्क धुलाई रहेगा, क्योंकि शुष्क धुलाई से क्वेश्चन जो थे करीब अराउंड 20 क्वेश्चन बन पाए। ठीक है, तो 4-5 क्वेश्चन मैंने अलग उठाए हैं, लेकिन हम जो ज़्यादातर प्रश्न हैं आपके वो किसके हैं, वो आपके ड्राई क्लीनिंग के ही हैं। ठीक है, मतलब मेन टॉपिक यही रहेगा। तो हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम शुरुआत कर देते हैं। अच्छा, जो ड्राई क्लीनिंग होती है वो आप ये तो जानते ही हो, जहाँ पर क्या होता है कि हम मतलब पानी वानी का यूज़ नहीं करते हैं, और कपड़ों को, कुछ ऐसे कपड़े जो बहुत मतलब मजबूत नहीं होते हैं, मतलब जल्दी ख़राब होने का जिनका डर रहता है, उन कपड़ों को हम ड्राई क्लीनिंग मेथड से साफ़ करते हैं। ठीक है, तो वो उसी को हम ड्राई क्लीनिंग कहते हैं, जिसमें हम साबुन वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, पानी वगैरह का, उसी को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वस्त्र को विशेष शुष्क धुलाई की आवश्यकता इनमें नहीं है। ये जो वस्त्र हैं इनमें से ये बताना है कि ऐसा कौन सा वस्त्र है जिसमें शुष्क धुलाई आप ड्राई क्लीनिंग नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। ए है कपास, बी है ऊन, सी है रेशम, डी है रेयॉन, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, जो कपास आपका होता है, कपास कहाँ का, वानस्पतिक जगत का ये रेशा है। ठीक है, और इसमें पर्याप्त क्या होती है, मजबूती होती है। ओके, आप इसको आराम से धो सकते हो, सुखा सकते हो, रगड़ कर सकते हो, मतलब घर्षण प्रक्रिया भी कर सकते हो। तो इसको क्या है, आपको बहुत ज़्यादा ड्राई क्लीनिंग वगैरह या बहुत ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है कि भाई धोते समय बहुत दिक्कत होती है, ऐसा कुछ नहीं है, इसे आप आराम से धो सकते हो। ऊन है, रेशम है, रेयॉन है, इनको क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन्हें आप, क्योंकि ये थोड़े कमज़ोर होते हैं। मतलब कमज़ोर होने का मतलब क्या है, इसमें प्रोटीन जो होता है, कुछ पदार्थ होते हैं, गोंद है, सेरेसिन है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ख़राब हो जाती हैं अगर तेज़ क्षार का प्रयोग या बहुत गर्म अम्ल का प्रयोग कैसा भी कर दोगे तो ये ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या करते हैं, हम ड्राई क्लीनिंग से साफ़ करते हैं, क्योंकि ये जो है कपड़े ख़राब होने का डर रहता है इनका। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है, शुष्क धुलाई शुष्क कही जाती है क्योंकि ये ए है सूखी धुलाई के अंतर्गत आती है, बी है साबुन के घोल की धुलाई है, सी है भसा घोलकों का प्रयोग मतलब करके की जाती है, या डी है उपर्युक्त सभी, या ई है निम्न में से कोई नहीं। तो शुष्क धुलाई क्यों कही जाती है कि ये ड्राई क्लीनिंग है, हमें या मतलब शुष्क धुलाई है। इसको हम क्यों शुष्क धुलाई कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम भसा घोलकों के प्रयोग से ही क्या करते हैं, कपड़ों को धोते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है ये सूखी धुलाई है, सूखी धुलाई नहीं है, पानी का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि जो आपके सॉल्वेंट्स होते हैं, घोलक होते हैं, घोलक तो गीला ही होता है। मान लो पेट्रोल है, आपने उसमें क्या किया, कपड़े के दाग को आप साफ कर रहे हो, तो क्या वो तो गीला ही है ना। तो ऐसा नहीं कि ये सूखी होती है, सूखी ये नहीं होती है, लेकिन बस क्या है, पानी से नहीं धुलते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। भसा घोलकों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपके सॉल्वेंट्स हो या फिर वो ऑब्सॉर्बेंट्स हों। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। शुष्क धुलाई में साबुन तथा पानी के स्थान पर जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं, ए ऑप्शन है शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक, बी है ड्राई क्लीनिंग रिएजेंट्स, सी है एवा बी दोनों, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो शुष्क धुलाई में साबुन तथा पानी का प्रयोग नहीं किया जाता, ये तो हमने बता ही दिया। तो इसके स्थान पर हम शुष्क धुलाई प्रतिकर्मक, और इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं ड्राई क्लीनिंग एजेंट्स। ठीक है, तो इनका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग किया जाता है। क्या वसा घोलकों का प्रयोग किया जाता है, बी है मतलब ए है भसा शोषकों का प्रयोग किया जाता है, या बी है भसा घोलकों का प्रयोग किया जाता है, सी है एवा बी दोनों, डी है केवल ए। देखो, शोषक और घोलक में एक ही अंतर है। शोषक में चीज़ क्या होती है, अब मतलब अवशोषित कर ली जाती है। जैसे कभी चाय गिर जाए चादर पर, तो आप क्या करना, जो आप नॉर्मल घर में पाउडर लगाते हो ना, बॉडी में गर्मी में आप नवरत्न वगैरह जो भी पाउडर यूज़ करते हो, तो कोई भी पाउडर हो सकता है, वो पॉन्ड्स वगैरह का भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं ठंडा ही हो। तो कोई भी पाउडर है, चाय गिरे तुरंत उसके ऊपर डाल देना। ठीक है, और कुछ देर उसको पड़ा रहने देना। ओके, जब वो क्या करे, चाय को सोख ले, हो जाए 10 मिनट 15 मिनट, तब आप उसको क्या करना, रगड़ के साफ कर देना, दाग साफ हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, चाय को शोषित कर लिया,
ठीक है, चाय को शोषित कर लिया पाउडर ने अपने अंदर। लेकिन यहीं पर अगर हम कुछ ऐसा तत्व यूज़ करते हैं जिसको घोलना पड़ता, ठीक है, घोलना पड़ता, जैसे कि पानी घोलते हैं, हालांकि पानी नहीं होगा, पानी की जगह कुछ घोलना है आपको, ठीक है, तो इसको हम घोलक कह देंगे, ठीक है, घुला हुआ जो हो वो घोलक है। और जिसको हम सूखा प्रयोग कर लें, हालांकि इसको भी हम दो रूपों में प्रयोग कर सकते हैं, जो वसा शोषक होते हैं आपका प्रयोग कर सकते हैं दो तरीके से। लेकिन शोषक का मतलब यह है कि कोई चीज़ को अपने अंदर अवशोषित करना, ठीक है, अपने अंदर ही सोख लेना और चीज़ को साफ कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर घोली जाती है चीज़ बी वाले में और इसमें अवशोषित की जाती है, सोख ली जाती है चीज़। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपके शुष्क धुलाई में जो प्रयोग किए जाते हैं वो वसा शोषक भी होते हैं और वसा घोलक भी होते हैं, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा एक चीज़ और याद रखिएगा, जो वसा शोषक होते हैं इनके अन्य नाम भी हैं थोड़ा, जैसे इन्हें चिकनाई अवशोषक कहा जा सकता है, चिकनाई अवशोषक, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, मैं बता दूं सारी चीज़ें। इन्हें आप चिकनाई अवशोषक भी कह सकते हो और इंग्लिश में हम इनको अब्सॉर्बेंट्स कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, ठीक है, ऑब्जर्वेंट्स कहते हैं इनको। ओके, तो इतना क्लियर हुआ आपका। ओके, आगे बात करें, यहीं पर अब वसा घोलक हैं तो इन्हें क्या कहेंगे हम, चिकनाई विलायक कहेंगे, चिकनाई विलायक, ठीक है, विलायक। ओके, चिकनाई विलायक हो जाएंगे। और इंग्लिश में हम क्या कहेंगे इनको, इंग्लिश में हम कहेंगे इनको सॉल्वेंट्स, ठीक है, सॉल्वेंट्स, जो सॉल्यूबल हों चीज़ें, सॉल्वेंट्स। ओके, तो क्लियर हुआ किसे हम अवशोषक कहते हैं और किसे हम मतलब घोलक कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से एक वसा घोलक इनमें से नहीं है। मतलब कौन नहीं है, सॉल्वेंट्स नहीं है, ठीक है, सॉल्वेंट्स नहीं है वो बताना है। क्या पेट्रोल सॉल्वेंट नहीं है, या बेंजीन नहीं है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं है, या डी है सल्फर पाउडर, या ई है निम्न में से एक से अधिक। तो मैंने बताया था जहाँ पर पाउडर शब्द यूज़ हो जाए, अभी किसी में शायद डिस्कशन हुआ था किसी क्लास में, तब मैंने बताया था जहाँ पाउडर वगैरह लग जाए वो क्या हो जाएंगे, वो शोषक हो जाएंगे। तो सल्फर पाउडर हो गया ना, तो ये शोषक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेंजीन है, पेट्रोल है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये आपके क्या है, सॉल्वेंट्स हैं। लेकिन ये जो सल्फर पाउडर है ये क्या है, ऑब्जर्वेंट्स है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से शुष्क धुलाई के प्रतिक्रमक जो शोषक विधि के अंतर्गत आते हैं, शोषक वही बात कहूँगी एब्जॉर्बेंट्स के अंतर्गत आते हैं। क्या फ्रेंच चॉक, फूलर और अर्थ है, फूलर अर्थ मतलब फूलर अर्थ होगा, यहाँ पर और लगेगा बीच में, ठीक है। टेल्कम पाउडर बा गंधक, ओके, बा गंधक का चूरा, सी है सूखी डबल रोटी का चूरा बा मूंग की दाल का पाउडर, या फिर डी है कॉमर्शियल ड्राई क्लीनिंग पाउडर, या ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, मैं बता देती हूँ, यहाँ पर ये सारे ही सही हैं। और मैंने ये क्यों डाला है, आप इन्हें याद कर लो। ये पूछे जाते हैं कि कौन से अवशोषक विधि के अंतर्गत आते हैं, कौन से शोषक विधि के अंतर्गत आते हैं, वो सॉरी घोलक विधि के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लेना, जो मैग्नीशिया का पाउडर होता है ना, मैग्नीशिया का पाउडर, मैग्नीशिया का जो पाउडर होता है ना, वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा आपके इसी के अंतर्गत आ जाएगा, शुष्क धुलाई में शोषक विधि के अंतर्गत, मतलब किसके, अब्जॉर्बेंट्स के अंतर्गत ये भी आ जाएगा। देखो फ्रेंच चॉक, सब में ऐसा फील होगा कि कुछ आटा या पाउडर है। फ्रेंच चॉक, चॉक को आप फोड़ोगे क्या हो जाएगा, आटे में कन्वर्ट हो जाएगा। फूलर अर्थ, टेल्कम पाउडर, गंधक का चूरा, चूरा भी एक पाउडर, भी पाउडर, ये चूरा भी आप सोचो पाउडर जैसी चीज़ है। सूखी डबल रोटी का चूरा भी पाउडर ही होता है, ठीक है। दाल का पाउडर, ठीक है। कॉमर्शियल ड्राई क्लीनिंग पाउडर, मैग्नीशिया का पाउडर है, सब जगह पाउडर लगा है ना। तो ये इस तरीके की चीज़ जो होगी वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके ऑब्जर्वेंट्स हो जाएंगे। ओके, तो ई ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसी का प्रयोग धुलाई, किसका प्रयोग यहाँ पर होगा, धुलाई, धुलाई के लिए मतलब यहाँ पर किया जाता है। ओके, धुलाई के लिए नहीं किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग धुलाई में नहीं किया जाता, नहीं लगा है। ए है डिटर्जेंट का, बी है पानी का, सी है साबुन का, डी है निम्न में से सभी, ई है निम्न में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी हमने आपको बता ही दिया, ये सभी सही हो जाएगा। जो शुष्क धुलाई होती है उसमें हम इन तीनों ही चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, डिटर्जेंट, पानी और साबुन। क्वेश्चन 8 है, चिकनाई विलायक की प्रकृति कितने प्रकार की होती है। जो चिकनाई विलायक होते हैं इनकी प्रकृति कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की। तो ये 2 प्रकार की प्रकृति इनकी होती है। एक तो होती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तो पता ही चल गया। एक होती है कैसी, ज्वलनशील भी होते हैं ये,
ज्वलनशील होते हैं। ओके, दूसरे क्या होते हैं, ये अज्वलनशील होते हैं, अज्वलनशील होते हैं। ओके, अज्वलनशील होते हैं। तो ये ज्वलनशील और अज्वलनशील दोनों ही होते हैं। ठीक है, चिकनाई ब्लैक की जो प्रकृति होती है दो तरीके की होती है, ये ज्वलनशील और अज्वलनशील होते हैं। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, ये क्या है, ज्वलनशील है। ओके, और कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ये अज्वलनशील है। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, पेट्रोल तो आप सभी जानते हो ज्वलनशील होता है। 9 है, चिकनाई अवशोषक से मुख्यतः कौन से वस्त्र धोए जा सकते हैं। ए है चिकनाई युक्त धब्बे व हल्के रंगीन वस्त्र, बी है सफ़ेद रंग व गहरे रंग के दस्ताने, सी है फर व फेल्ट वाले वस्त्र, डी है ए और ई है उपर्युक्त सभी। जो चिकनाई अवशोषक होते हैं, हमने आपको बताया जो अवशोषक होते हैं जिन्हें हम ऑब्सॉर्बेंट्स कहते हैं। ठीक है, जो अवशोषित करते हैं धब्बे को, वो क्या होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो वैसे धब्बे होते हैं ना, जो बहुत हैवी धब्बे होते हैं, बहुत डार्क धब्बे होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सूखे धब्बे होते हैं, उन पर काम नहीं करता है। तो उन पर काम क्या करते, कौन से वाले करते हैं, उन पर बसा घोलक ज़्यादा सही होते हैं, बसा घोलक। ओके, बसा घोलक उस पर ज़्यादा सही काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो बसा घोलक होते हैं, बसा घोलक को एक चीज़ याद रखना, ग्रीस सॉल्वेंट कहते हैं, ग्रीस सॉल्वेंट, ग्रीस सॉल्वेंट इनको हम कहते हैं। तो जो बसा घोलक होते हैं, इनसे आप जितने भी हार्ड धब्बे हैं धो सकते हो, लेकिन जो आपके जो शोषक होते हैं ना, जो आपके शोषक होते हैं जो सोखते हैं, वो जैसे कि पाउडर वगैरह, ये जो है जो काफ़ी हार्ड या डार्क कलर के जो धब्बे होते हैं, उन पर काम बहुत अच्छे से नहीं करता है। तो कौन से कपड़े इनसे धोए जाते हैं, जो चिकनाई युक्त धब्बे और हल्के रंगीन वस्त्र होते हैं, एक तो वो धोए जाते हैं इनसे। सफ़ेद रंग के या गहरे रंग के दस्ताने वाले जो नॉर्मल कपड़े हैं वो धोए जाते हैं। फर व फेल्ट वाले वस्त्र, यही वस्त्र इनसे धुले जाते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन से वाले, जो आपके अवशोषक विधि होती है, उनसे आपके यही इसी तरीके के हल्के रंग वाले या हल्के कपड़े धुले जाते हैं। ठीक है, जिन पर मतलब बहुत नॉर्मल दाग धब्बे लगे होते हैं, उन्हें धोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिकनाई विलायकों की प्रयोग की कितनी विधियां हैं। जो चिकनाई विलायक होते हैं उनको हम प्रयोग करते हैं, तो इसको प्रयोग करने की आपको विधि बतानी है। कितनी विधि हैं, क्या 2 विधि हैं, ठीक है, या 3 विधि हैं, या 4 विधि हैं, या 5 विधि हैं। तो इसकी भी क्या है, 2 विधियां हैं। चिकनाई विलायक की भी 2 विधियां हैं। या तो आप पूरे कपड़े को डुबो दो, अब पूरे कपड़े को डुबोगे तो आपको पता है बहुत सारा आपको जो भी है पेट्रोल है या जो भी यूज़ कर रहे हो आप, बेंजीन वगैरह, तो उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग आपको करना पड़ेगा, तो इसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो आप दूसरी विधि अपना सकते हो कि जहाँ पर दाग है बस उसको साफ कर लो, तो उससे क्या है, आपका कम पेट्रोल वगैरह लगेगा, कम जो भी घोला के लगेगा, तो उससे आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपका खर्चा कम होगा। बस दाग उससे साफ कर लो, बकाया नॉर्मल कपड़ा जैसे धुलता है उस तरीके से धो लो। तो ये इसमें चिकनाई विलायक की 2 प्रकार की विधियाँ होती हैं। या तो पूरे वस्त्र को आप डाल दो कपड़े में सॉरी बकेट में, या फिर आप थोड़ा उतना दाग धो दो जिसमें दाग लगा हुआ है, मतलब उतना हिस्सा धो दो सिर्फ जिसमें दाग लगा हुआ है। क्वेश्चन 11 है, चमड़े अथवा फर के वस्त्रों की धुलाई करते समय वस्त्र की प्राकृतिक चिकनाई व चमक कम ना हो सके, इसके लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। ए है पेट्रोल का, बी है पैराफिन चूर्ण का, सी है चौक का, डी है मुल्तानी मिट्टी का। जब चमड़े एवं फर के हम वस्त्र धोते हैं तो आप जानते हो इनमें चमक पाई जाती है, ठीक है, और वो चमक नष्ट ना हो उसके लिए हमें प्रयोग करना होगा। बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, पैराफिन चूर्ण का प्रयोग हम करते हैं, इसे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में चिकनाई अवशोषक का प्रयोग किया जा सकता है पेस्ट बनाकर, सूखा पाउडर के रूप में, ए व बी दोनों, या डी है केवल ए। तो हम जब भी चिकनाई अवशोषक की बात करेंगे, यही मैंने बताया था, 2 तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हो। चिकनाई अवशोषक जो होते हैं इसको भी आप 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हो, पेस्ट के रूप में भी कर सकते हो, सूखे पाउडर के रूप में भी कर सकते हो। लेकिन चाहे पेस्ट बनाओ, पेस्ट भी बनाकर जब आप दाग धब्बे पे, मान लो आपने डबल रोटी का चूरा लिया, ठीक है, और उसको क्या है दाग पे लगा दिया, अब वो गीला था तो चिपक तो अच्छे से गया, लेकिन आप उसे छुटाओगे कब, आप उसे छोड़ दोगे 5 से 15 मिनट के लिए। अब जब वो सूख जाएगा तभी आप उसको छुटाओगे, रगड़ के साफ करोगे। जितनी बार आप जब तक दाग खत्म ना हो जाए उतनी बार आपको ये पेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पेस्ट भी अवशोषित ही करेगा धब्बे को, क्योंकि आप उसे सूखने के बाद छुड़ा रहे हो, और सूखे पाउडर के रूप में तो आप डाल ही रहे हो। मान लो दाग गीला है या फिर सूखा है, जो भी आपने दाग पर पाउडर डाला, फिर उसे थोड़ी देर छोड़ दिया, फिर आपने उसको रगड़ा,
भर दिया, फिर लगा कि दाग अभी हल्का रह गया है, फिर आपने पाउडर डाला, फिर उसको रगड़ा, तो वो पाउडर में धीरे धीरे उसकी गंदगी आ जाती है, पर इसमें मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, तो आप चिकनाई अवशोषक का प्रयोग भी 2 तरीके से कर सकते हो, जैसे चिकनाई विलायक का किया था। जैसे चिकनाई विलायक में या तो कपड़े को पूरा डाल दो या उसी दाग को धो लो, ऐसे आप इसमें या तो पेस्ट बना लो या पाउडर के रूप में प्रयोग कर लो। क्वेश्चन 13 है, निम्नलिखित में से वह वसा घोलक, आज टाइपिंग एरर बहुत हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया शायद। वसा घोलक, ठीक है, ओके। वसा घोलक कौन कौन से हैं जो जलन से निम्नलिखित में से वह वसा घोलक कौन से हैं जो जलने से जो ज्वलनशील होगा। आज ये बहुत गलती हो गई है मुझसे, पता नहीं मैंने ध्यान ही नहीं दिया क्या कल टाइपिंग करते समय। ठीक है, या फिर हमारा जो हम टाइपिंग में कीपैड में कुछ दिक्कत होगी और मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं रोज़ के लय में टाइप करती चली गई। ठीक है, तो ज्वलनशील माने जाते हैं, मतलब ऐसे वसा घोलक आपको बताने हैं जो ज्वलनशील होता है। क्या पेट्रोल है या बेंजाइल है या एसीटोन है या डी है उपर्युक्त सभी। तो अभी हमने आपको बताया था बेंजीन तो है नहीं यहाँ पर, बेंजीन जो है अज्वलनशील है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल, बेंजाइन और एसीटोन ये सभी क्या है, आपके ज्वलनशील के अंतर्गत आते हैं। यहीं पर अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड होता और बेंजीन होता तो वो आपके अज्वलनशील के अंतर्गत आ जाते। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से शुष्क धुलाई में सर्वाधिक प्रयोग किसका किया जाता है। भाई शुष्क धुलाई में हमने सारी चीज़ें बता दी कि क्या क्या चीज़ें प्रयोग की जाती हैं, लेकिन उनमें भी सबसे ज़्यादा प्रयोग क्या किया जाता है ये आपको बताना है। क्या ईथर व एसीटोन का प्रयोग किया जाता है, बेंजीन तथा टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, बेंजीन तथा बेंजाइल का प्रयोग किया जाता है, डी है उपर्युक्त तो सभी, ई है निम्न में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो प्रयोग किया जाता है डी ऑप्शन पेट्रोल का। शुष्क धुलाई में सबसे ज़्यादा प्रयोग जो किया जाता है वो पेट्रोल का किया जाता है। ठीक है, पेट्रोल का प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है ड्राई क्लीनिंग में। क्वेश्चन 15 है, वार्निश के धब्बे अथवा चिकनाई के धब्बे हटाने के लिए सर्वाधिक अच्छा घोलक होगा। क्या धातु का तारपीन, पेट्रोल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो वार्निश के धब्बे अथवा चिकनाई के धब्बे अगर आपको हटाना है तो आप क्या प्रयोग करोगे, यहाँ पर धातु का जो तारपीन आता है ना वो ज़्यादा सही रहता है जब वार्निश के धब्बे आपको हटाने हो। ठीक है, तो धातु के तारपीन का प्रयोग जो करोगे तो धब्बा अच्छा साफ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, शुष्क धुलाई करने के पश्चात वस्त्र को, ए ऑप्शन है छायादार स्थान में 1 दिन के लिए सुखाना चाहिए, बी है तुरंत इस्त्री की जानी चाहिए, सी है धूप में 12 घंटे तक सुखाना चाहिए, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शुष्क धुलाई की जब कर ली जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, वस्त्र को छायादार स्थान में 1 दिन में ही सुखा लेना चाहिए ना, तुरंत इस्त्री कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप शुष्क धुलाई करो इस्त्री तब करो जब बिल्कुल कपड़ा बिल्कुल सूख जाए अच्छे से, ठीक है, छाँव में आ जाए आराम से तब। और 12 घंटे को ये कोई ज़रूरी नहीं कि 12 घंटे तक आपको सुखाना है, छायादार स्थान में आप 1 दिन को सुखा दो, उसकी बस स्मेल वगैरह थोड़ी बहुत रह जाती है, बकाया कपड़ा सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, चिकनाई अवशोषक द्वारा, ए ऑप्शन है वस्त्र की अच्छी धुलाई हो जाती है, बी है वस्त्र के केवल चिकनाई युक्त दाग धब्बे ही हट पाते हैं, सी है संपूर्ण वस्तु को साफ किया जा सकता है, डी है उपर्युक्त सभी। चिकनाई अवशोषक द्वारा आपको बताना है तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, यह चिकनाई युक्त जो अवशोषक होते हैं उनसे हम वस्त्र के केवल चिकनाई युक्त दाग धब्बे ही हट पाते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है, शुष्क धुलाई की जानी चाहिए, ए है चौड़े मुंह वाले पात्र में, बी है संकरे मुंह वाले पात्र में, सी है उपर्युक्त दोनों, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। अभी हमने बताया था कि हम शुष्क धुलाई में सबसे ज़्यादा पेट्रोल का प्रयोग करते हैं और पेट्रोल क्या होता है, उड़ने वाला होता है। ठीक है, ये क्या है, उड़ जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, संकरे मुँह के बर्तन का प्रयोग करना है, जिससे पेट्रोल वगैरह जो भी प्रयोग कर रहे हो तो वो ज़्यादा उड़े नहीं, उसका उपयोग आप दोबारा भी कर सकते हो। जो पेट्रोल होता है वो छान लिया जाता है और छानने के द्वारा जब जैसे कि हमने शुष्क धुलाई की, ड्राई क्लीनिंग की, तो जो पेट्रोल बचा उसे छान के आप बर्तन में रख सकते हो और दोबारा उसका प्रयोग ड्राई क्लीनिंग में कर सकते हो। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, संकरे मुंह के पात्र में क्या है, जल्दी उड़ेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भीगी अवस्था में एसीटेट रेयॉन अपनी कितनी प्रतिशत शक्ति खो देता है, ए है 20%, बी है 25%, सी है 35%, डी है 55%। तो भीगी अवस्था में जो एसीटेट रेयॉन होता है
वो क्या करता है, लगभग 35%, हालांकि कहीं कहीं 30% भी मिलेगा, तो देख लीजिएगा। वैसे मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। 35%। कौन सा वाला रेयॉन, एसीटेट रेयॉन की बात हो रही है। यहीं पर जो विस्कोस रेयॉन होता है आपका, विस्कोस रेयॉन होता है वो 55% तक शक्ति नष्ट कर देता है अपनी, मतलब भीगी अवस्था में जो रेयॉन होता है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसमें एसीटेट रेयॉन 35% तक अपनी शक्ति खो देता है और विस्कोस रेयॉन 55% तक अपनी शक्ति को खो देता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रेयॉन को धुलते समय अत्यधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। ए है ताप का, बी है घर्षण का, सी है नमी व शक्तिशाली रसायनों का, डी है उपर्युक्त में से सभी का। तो जब भी रेयॉन को धुलो उस समय ध्यान रखो इन सभी चीज़ों का कम से कम प्रयोग करो। ताप का प्रयोग भी बहुत कम करो, घर्षण का प्रयोग भी कम करो, क्योंकि ये खराब हो जाते हैं, कमज़ोर होते हैं। क्योंकि रेयॉन जो है रेशम के समान रेशा बनाया गया है, तो रेशम को जैसे आप बहुत ज़्यादा रगड़ वगड़ नहीं सकते हो, ठीक है, इसको भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये भी कमज़ोर होता है कपास के मुकाबले, क्योंकि ये अर्ध सेलुलोजिक रेशा है, पूर्णतः सेलुलोज इसमें नहीं होता है। तो सॉरी, यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सेलुलोज निर्मित रेयॉन के प्रकार हैं। ए है रीजेनरेटेड सेलुलोज, बी है एसीटेट सेलुलोज, सी है उपर्युक्त दोनों, डी है निम्न में से कोई नहीं। तो जो सेलुलोज निर्मित रेयॉन होते हैं वो आपके रीजेनरेटेड भी होते हैं और एसीटेट भी होते हैं, तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन है हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिन वस्त्रों पर इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती उन्हें कहा जाता है जादुई रेशा, अवशोषक रेशा, सेलुलोजिक रेशा या उपर्युक्त सभी। तो जिन वस्त्रों पर इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें हम जादुई रेशा कहते हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा है जादुई रेशा, कमेंट में बताइएगा किसे हम जादुई रेशा कहते हैं। क्वेश्चन है 23, मानवकृत रेशों का सामूहिक नाम क्या रखा गया। ए है नायलॉन, बी है रेयॉन, सी है विस्कोस, डी है एसीटेट। तो मानवकृत जो रेशे हैं उन्हें सामूहिक रूप में जो नाम दिया गया है वो रेयॉन है, ठीक है। सामूहिक रूप से मानवकृत रेशों को रेयॉन नाम दिया गया है, जिसमें विस्कोस रेयॉन है, एसीटेट रेयॉन है, कुप्रामोनियम रेयॉन है, ये सभी आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, रेशम के रेशों के निर्माण में तत्व उपस्थित होता है, प्रोटीन, सेरेसिन, फाइब्रिन या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर तो आपका उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि प्रोटीन से बना होता है रेशम, सेरेसिन उसमें गोंद होता है, फाइब्रिन प्रोटीन होती है, ठीक है, सेरेसिन क्या होता है, गोंद होता है, ठीक है, फाइब्रिन क्या होती है, प्रोटीन होती है, ओके, फाइब्रिन सेरेसिन गोंद, हाँ, फाइब्रिन प्रोटीन होती है, ठीक है, होती है। तो इतना तो पता है आपको। लेकिन कभी ये पूछा जाए कि रेशम के निर्माण में मुख्य तत्व क्या होता है, मुख्य कौन सा तत्व उपस्थित होता है, तो आप आंसर करोगे प्रोटीन को, क्योंकि मुख्य शब्द यहाँ नहीं लगा है, इसलिए हमने ये तीनों आंसर लिए हैं, मुख्य प्रोटीन ही होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, गोंद रहित रेशम चिकनी तथा डैश आकृति की होती है। ए है आयताकार, बी है बेलनाकार, सी है गोलाकार, डी है उपर्युक्त सभी। तो गोंद रहित जो रेशम आपका होता है वो होता है आपका बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो गोंद रहित रेशम होता है वो आपका कैसा होता है, जिसमें गोंद नहीं होता है उसे हम बेलनाकार रेशम कहते हैं, ठीक है, मतलब आकार उसका बेलनाकार हो जाता है। तो कैसी क्लास लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं इसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।